और देश हित में आज सबसे पहले बात हमास पर इजराइल के बढ़ते हमलों की करेंगे। गाजा पट्टी अब हमास के आतंकियों की कब्रगाह बनने लगी है। उत्तरी गाजा में आतंक के सबसे बड़े सरगना याह्या सिनवार के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी है इजराइल की सेना। अगले 3 दिन इस जंग के लिहाज से काफी अहम माने जा रहे हैं। किसी भी वक्त आतंकी सिनवार के मारे जाने की खबर जंग के मैदान से आ सकती है। देखिए युद्ध से जुड़ी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। אנחנו מעמיקים את הלחץ על החמאס מדי שעה, מדי יום. इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का ये दावा हमास के खात्मे का नया अलार्म है और अब नंबर है गाजा में हमास चीफ याह्या सिनवार का। सिनवार को मिट्टी में मिलाने के लिए इजरायली फोर्स तैयार है। याह्या सिनवार तक पहुंचने के लिए आईडीएफ ने पूरा प्लान तैयार कर लिया है। रणनीति के तहत जवान आगे बढ़ रहे हैं और अब कभी भी वो खबर आ सकती है जिसका इंतजार पूरा इजराइल कर रहा है। 7 अक्टूबर के आतंकी हमले का मास्टरमाइंड याह्या सिनवार किसी भी वक्त मारा जा सकता है। हमास का टॉप कमांडर याह्या सिनवार कभी भी गाजा पट्टी के इलाके के अंदर ढेर हो सकता है। इजरायली सेना का दावा है कि उसके ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे जवानों ने उस इलाके को घेर लिया है जहां याह्या सिनवार बंकर में छिपा हुआ है। आईडीएफ का दावा है कि याह्या सिनवार अकेला है और उसका संपर्क दूसरे हमास के लड़ाकों और आतंकियों के साथ में नहीं है। इजराइल की सेना याह्या सिनवार को खत्म करने की पहले ही कसम खा चुकी है और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तो याह्या सिनवार को जिंदा लाश पहले ही बता चुके हैं। याह्या सिनवार हमास का वही सरगना है जिसने गाजा पट्टी में बैठकर हमले की साजिश रची थी। इसके इशारे पर ही इजराइल में बेकसूर लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इजराइल की सेना ने खूंखार आतंकी सिनवार को हमास का ओसामा बिन लादेन करार दिया। सिनवार को खान यूनुस का कसाई भी कहा जाता है और नेतन्याहू ने उसे छोटा हिटलर भी कहा है। हमले का बदला लेने के लिए इजराइल हमास के ठिकानों को तबाह करने के लिए लगातार बम बरसा रहा है। एयरफोर्स और ग्राउंड फोर्स के साथ ही नेवी भी मुस्तैदी से डटी है और आतंकियों के ठिकाने तबाह करने में पूरी मदद कर रही है। 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी समुद्र के रास्ते भी इजरायली सीमा में दाखिल हुए थे, लिहाजा अब इजरायली नेवी समुद्र से किसी भी घुसपैठ को नाकाम करने के लिए मुस्तैद है। गाजा पट्टी में छिपे आतंकियों के खिलाफ इजराइल ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड चला रहा है। हर आतंकी तक पहुंचना और उसे मार गिराना ही आईडीएफ का अंतिम लक्ष्य है। इसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए जवान दिन रात जंग लड़ रहे हैं। आईडीएफ की नेहल ब्रिगेड ने मस्जिद में छिपे आतंकियों को भी घेर लिया। इस दौरान हमास के आतंकियों ने एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन इसी दौरान इजरायली एयरफोर्स ने सटीक स्ट्राइक की और एक साथ 10 आतंकियों को मार गिराया। हमास को उसके ही गढ़ में खत्म करने के लिए इजराइल की सेना ने पूरा चक्रव्यूह तैयार कर लिया है। उसकी सेना जमीन हो या आसमान, हर जगह से अपने इस चक्रव्यूह पे सटीक वार कर रही है। जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे जहां जहां हमास के ठिकाने हैं उनको चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। इसके साथ साथ इजरायली वायुसेना के बमवर्षक विमान लगातार बमबारी कर रहे हैं, तो वहीं साथ ही टैंकों के जरिए हर उस इमारत, हर उस ठिकाने और हर उस आतंकी को निशाना बनाने की कवायद चल रही है जो इसका रिश्ता हमास से है। हमास के आतंकियों ने इजराइल को गहरे जख्म दिए हैं और अब उसका खामियाजा आतंकी भुगत रहे हैं। इजरायली फोर्स आतंकियों को मिटाने के मकसद से आगे बढ़ रही है। वहीं हमास ने भी एक वीडियो जारी किया है जिसमें कई आतंकी फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। आतंकी पतली गलियों में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही एक बिल्डिंग के अंदर से लगातार फायरिंग भी कर रहे हैं। इनके निशाने पर आईडीएफ के वो जवान हैं जो गाजा पट्टी में ऑपरेशन चला रहे हैं। इजराइल के जवाबी हमले के बाद हमास बौखलाया हुआ है। उसे समझ नहीं आ रहा कि आईडीएफ का सामना कैसे किया जाए, इसीलिए मौका मिलने पर वो इजरायली फोर्स पर घात लगाकर हमले कर रहे हैं। हमास की कोशिश ये है कि किसी तरह इस युद्ध को रोका जाए, लेकिन इजराइल इसके लिए राजी नहीं है। מחבלי חמאס מספרים לעצמם שתהיה הפסקת אש. אין הפסקת אש. אנחנו ממשיכים קדימה.
אנחנו מוקדים בהתקפה בעזה, ועם זאת פועלים במקביל בכל אחת מהגזרות. בצפון אנחנו במוכנות גבוהה, ביהודה ושומרון מסכלים טרור, ובים האדום מוכנים בהגנה ומוכנים לכל תרחיש אליו נידרש. हमास के खिलाफ इजराइल की सेना अब ट्रिपल अटैक कर रही है। जमीन और आसमान के साथ ही समुद्र के जरिए भी आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। ऐसे में ये तय हो चुका है कि हमास अब पूरी तरह घिर चुका है और एक एक कर उन सभी दुश्मनों को मारा जाएगा जो 7 अक्टूबर को इजराइल पर हुए हमले के गुनहगार हैं, फिर चाहे वो सिनवार हो या आतंकियों के दूसरे आका। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमास इजराइल जंग को 1 महीना हो चुका है। गाजा शहर मलबे में तब्दील हो गया है। गाजा में अब हमास के गिने चुने आतंकी ही बचे हैं, फिर भी उनकी हिमाकत कम नहीं हो रही है। हमास के आतंकी गाजा के बच्चों को ढाल बनाकर इजरायली सेना से लड़ रहे हैं। जिन स्कूलों में फिलिस्तीनी बच्चे पढ़ते थे वहां हमास ने रॉकेट लॉन्चर लगा दिए हैं। जिन पार्क में बच्चे खेलते थे वहां पर हमास ने बारूद भर दिया। जंग के मैदान से देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। तो क्या हमास बच्चों के पीछे छिपकर इजराइल से युद्ध लड़ रहा है? बच्चों को ढाल बनाकर हमास इजराइल को चकमा दे रहा है। हमास ने कभी स्कूल तो कभी स्कूली बैग में बारूद छिपाया और अब जो खुलासा हुआ है उसके मुताबिक हमास ने बच्चों के पार्क को ही आतंक का अड्डा बना दिया। बारूदी खेल खेलने वाले हमास के इस ठिकाने को देखकर दुनिया हैरान है। तस्वीरें इजरायली डिफेंस फोर्स के ग्राउंड ऑपरेशंस की हैं। जब इजरायली फौज गाजा पट्टी पहुंची तो उन्होंने जो देखा वो चौंकाने वाला था। आईडीएफ को एक अम्यूजमेंट पार्क यानी बच्चों के मनोरंजन स्थल के पास हमास की बारूदी सुरंग का पता लगा। एक और जमीन के ऊपर बच्चों के खेलने के झूले लगे हैं तो वहीं जमीन के नीचे हमास आतंक का खेल खेल रहा था। और जब इसका पता लगा तो इजराइल के पैराट्रूपर ब्रिगेड ने गाजा पट्टी के पार के पास अम्यूजमेंट पार्क में बनी हमास की सुरंगों से भारी मात्रा में बम बारूद बरामद किए, जिसे बाद में तबाह कर दिया गया। אנחנו במרחב של פארק שעשועים, מצאנו פה ביחד עם הכוחות עיר לוגיסטי, המנהרות לא פסחו על האזור הזה, אנחנו פיצצנו אותו כרגע, הפיר הושמד, ואנחנו מתכוונים לעשות את זה בכל מקום שנגיע. जब से इजराइल ने हमास के खिलाफ युद्ध छेड़ा है, हमास के आतंकी बचने के लिए मानव ढाल बना रहे हैं। कभी अस्पताल, कभी मस्जिद, तो अब बच्चों के खेलने वाली जगह को आतंकियों ने अपने आतंक का अड्डा बना रखा है। इसके कई सबूत पेश करके इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने हमास की साजिश का पर्दाफाश किया। देखिए ये तस्वीरें गाजा पट्टी की एक मस्जिद की है जिसे हमास के आतंकियों ने लॉन्चिंग पैड बना दिया है। दूसरी तस्वीर बच्चों के स्कूल की है। इसे आतंकियों ने रॉकेट लॉन्च साइट बना रखा था। इसकी दीवार पर बच्चों की पेंटिंग बनी है, वहीं दूसरी ओर रॉकेट दागने की मशीनें लगी हैं। נמצאים בשבט צופים של צפון הרצועה. אפשר לראות פה את השמות, אפשר לראות פה את כל התמונות סדר של הצופים הנחמדים, ובתוך השבט עצמו אפשר לראות פה. गाजा में घुसने के बाद इजराइल की फौज ग्राउंड ऑपरेशन के तहत अपनी टैंक आर्मी और पैदल सेना के बूते हमास के आतंकी ठिकानों को मलबे में तब्दील कर रही है। इजरायली सेना गाजा के दिल यानी शहर के केंद्र में ऑपरेशन चला रही है। उत्तर और दक्षिण की ओर से बढ़ते हुए गाजा के बीचों बीच इजराइल का ऑपरेशन जारी है। אנחנו נמצאים, כוחות צה"ל, בלב העיר עזה. הם הגיעו מצפון ומדרום. הם הסתערו בתיאום מוחלט בין כוחות היבשה לכוחות האוויר והים. गाजा के अंदर मौजूद इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने अल शिफा अस्पताल के पास भी शिकंजा कसा। आरोप है यहाँ भी हमास के आतंकी कमांड सेंटर चला रहे थे, जिसे लेकर पहले आईडीएफ ने धमकी दी और फिर धावा बोल दिया। इजरायली सेना एक ओर जमीन पर बने हमास के अड्डों को धमाकों से उड़ा रही है तो वहीं जमीन के अंदर छिपने के लिए बनाई गई सुरंगों को भी बम धमाकों से धुआं कर दिया गया है। इजरायली सेना ने गाजा में एक अस्पताल और स्कूल के पास बने हमास के आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिला दिया, जबकि एक मस्जिद में छिपे आतंकियों की वहीं कब्रें खोद दी।
वहीं आईडीएफ ने ताज़ा ग्राउंड ऑपरेशन के तहत हमास के एंटी टैंक मिसाइल स्क्वाड को तबाह कर दिया, जो इजरायली शहरों पर रॉकेट हमला करता था। इजरायली वायुसेना ने देर रात हमास के ठिकानों पर जमकर एयर स्ट्राइक की, जिसमें हमास को हथियार और मिसाइलें सप्लाई करने वाला कमांडर अबू जीना ढेर हो गया। बताया जा रहा है ये वही आतंकी था जिसने 7 अक्टूबर को रातों रात 5000 मिसाइलों से अटैक की साजिश रची थी। इजरायली सेना ने गाजा से हमास को उखाड़ फेंकने की कसम खाई है, इसीलिए इजरायली डिफेंस फोर्सेज जमीन और आसमान दोनों से मोर्चा संभाले हुए हैं। देर रात इजरायली एयरफोर्स ने इतने बम और मिसाइलें बरसाई कि गाजा का आसमान धुएं से भर गया, तो सुरंगों के मकड़जाल में छिपे आतंकियों की वहीं पर कब्रगाह बन गई। हमास के आतंकियों की वजह से गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों के लिए हालात बद से बदतर हो गए हैं। इजराइल हमास को खत्म करने की कसम खा चुका है, तो हमास भी आतंक के दम पर इजराइल को झुकाना चाहता है और इसके लिए वो जिन लोगों पर सालों से राज कर रहा है उन्हीं को ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इजराइल और हमास की जंग में गाजा तबाह हो चुका है और इस जंग की कीमत चुका रहे हैं गाजा के मासूम बच्चे। युद्ध की बेरहम कहानी बच्चों के खून से लिखी जा रही है। आंकड़ों के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक गाजा में 5000 बच्चों की मौत हो चुकी है, यानी रोज 180 फिलिस्तीनी बच्चे मारे जा रहे हैं। हर घंटे गाजा में 7 से ज्यादा बच्चे हमास और इजराइल युद्ध का शिकार हो रहे हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि गाजा में हर 10 मिनट में एक बच्चा दम तोड़ रहा है, जिनमें 4237 बच्चों की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है, जबकि इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक के बाद 1350 बच्चे लापता बताए जा रहे हैं। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी मासूमों की मौत का सिलसिला नहीं थमा। इजराइल आक्रामक है तो वहीं हमास मासूमों के पीछे छिपकर इजराइल पर निशाना बना रहा है। हमास की उल्टी गिनती भी शुरू हो चुकी है। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में आतंकियों के गढ़ को पूरी तरह घेर लिया है। 7 अक्टूबर के हमले का बदला पूरा करने के लिए आईडीएफ अब आखिरी प्रहार करने की तैयारी में है। वहीं मौत नजदीक देख आतंकी घुटनों पर आ चुके हैं और जान बचाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि हमास पर कोई रहम नहीं होगा। हमास की हैवानियत का ये जीता जागता सबूत है। 7 अक्टूबर को आतंकियों ने इजराइल में कैसे कत्लेआम किया, ये वीडियो उसकी गवाही दे रहा है। हमले के 1 महीने बाद हमास अपनी सफाई देता फिर रहा है। हमास के कमांडर डरे हुए हैं और घुटनों पर आ चुके हैं। खौफजदा आतंकियों का सच आगे आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए हमास के हथियारों का वो जखीरा जिसे आतंकी अपने साथ लेकर 7 अक्टूबर को इजराइल में दाखिल हुए थे। आईडीएफ ने दावा किया है कि आतंकियों से 1493 हथगोले, 760 आरजीपी, 427 विस्फोटक बेल्ट, 375 फायर आर्म्स और 106 रॉकेट बरामद किए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकी कितने खूंखार मंसूबे के साथ इजराइल में दाखिल हुए थे। आतंकियों ने खूनी खेल खेला और अब इजराइल अपने नागरिकों की मौत का बदला ले रहा है। इजराइल की सेना गाजा में उन हिस्सों पर दाखिल हो चुकी है जहां हमास के सबसे बड़े अड्डे हैं। מאז תחילת התימון הקרקעי השמדנו אין-ספור מפקדות, מנהרות, בסיסים, מתקנים של החמאס. החמאס מגלה שאנחנו מגיעים למקומות שהוא לא חשב שנגיע אליהם. हमास के आतंकी गाजा के जिन इलाकों में खुद को सबसे महफूज समझते थे, इजरायली सेना अब वहीं दाखिल हो चुकी है। इसका सीधा मतलब है कि हमास के खात्मे का वक्त करीब आ चुका है। עזה היא בסיס הטרור הגדול ביותר שבנה האדם אי פעם. כל העיר הזו היא בסיס טרור אחד גדול. מתחת לקרקע קילומטרים של מנהרות. הן מתחברות אל בתי חולים, אל בתי ספר, הן מחוברות ביניהם. יש בתוכם חדרי קשר, מחסני תחמושת, מקומות לינה, והכל על מנת לשמש בסיס של טרור שממנו ניתן לפגוע באזרחי מדינת ישראל ובחיילי צה"ל. इजराइल की इस कार्रवाई से ही हमास के आतंकी खौफ में हैं। आईडीएफ की स्ट्राइक में कई आतंकी मारे जा चुके हैं तो कई अपने ठिकाने छोड़कर भाग रहे हैं।
बमबारी और गोलीबारी के बीच कई आतंकी कमांडर अपनी जान की भीख भी मांग रहे हैं। करीब 400 आतंकियों वाले हमास के एक ग्रुप कमांडर ने इंटरव्यू में कहा कि हमारा मकसद इजराइल के आम लोगों को मारना नहीं था, हम सिर्फ इजरायली सैनिकों को मारना चाहते थे। लेकिन गाजा पट्टी से बाहर रहने वाले कुछ लीडर्स ने आखिरी वक्त पर आदेश बदला। उस आदेश के बाद ही आम लोगों की बेरहमी से हत्या की गई और कई लोगों को बंधक बनाया गया, जबकि पहले सिर्फ सैनिकों को ही बंधक बनाने का प्लान था। अबू मोहम्मद नाम के कमांडर ने यह भी कहा कि आम लोगों की हत्या का आदेश देने वाला कोई भी नेता गाजा में नहीं है, इसलिए उन्हें गाजा में हो रही तबाही का अंदाजा नहीं है। आतंकियों ने यह भी बताया कि गाजा में हमास की मिलिट्री विंग का संपर्क बड़े नेताओं से पूरी तरह कट गया है। गाजा पट्टी में रह रहे आतंकियों को मौत सामने दिखने लगी है, इसलिए अब युद्ध रोकने जैसी बातें भी होने लगी हैं। लेकिन इजराइल का रुख और रवैया बिल्कुल साफ है। ואני חוזר ומבהיר לאויבינו ולידידינו כאחד. לא תהיה הפסקת אש בלי החזרת חטופינו. युद्ध न रोकने के इस फैसले पर अमेरिका भी इजराइल के साथ खड़ा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने आज G7 की बैठक में भी इजराइल की कार्रवाई को सही बताया और युद्ध विराम की मांग करने वालों को बड़ी नसीहत दे दी। Those calling for an immediate ceasefire have an obligation to explain how to address the unacceptable result it would likely bring about. Hamas left in place with more than 200 hostages with the capacity and stated intent to repeat October 7th again and again and again. गाजा पट्टी हमास का गढ़ है और इजराइल की प्लानिंग इसी गढ़ में आतंकियों को दफन करने की है। यही वजह है कि सेना का ऑपरेशन लगातार तेज हो रहा है। जंग के बीच ही अलग अलग मोर्चों पर तैनात इजराइल डिफेंस फोर्स के जवानों के साथ पीएम नेतन्याहू भी मिल रहे हैं। नेतन्याहू की कोशिश जवानों का हौसला बढ़ाना है ताकि वो युद्ध में डटे रहें और दुश्मनों का पूरी तरह सफाया करें। יכולים להפיק קודם כל לקחים, מביאים לנו כאן הרבה לקחים. לכם יש לקחים קודם כל מהיום הראשון, מה שעשיתם, שהצלתם את המדינה. אבל כאן יש גם לקחים מתוך השטח, כפי שאתם יודעים. אני שמעתי עכשיו חלק מהדברים. हमास ने जो भी किया अब उसका अंजाम भुगत रहा है। बड़ी संख्या में आतंकी मारे जा चुके हैं और अब धीरे धीरे सबका नंबर आ रहा है। इसलिए आतंकियों में खौफ भी है और अपना बचाव करने के लिए दुनिया के सामने वो झूठ भी बोल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर अगली बार पाकिस्तान से आतंकी घुसपैठ करने की कोशिश करेंगे तो उन पर जमीन से हमला नहीं होगा बल्कि सीधे आसमान से अटैक होगा। भारतीय सेना को जल्द ही खतरनाक और ताकतवर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं। अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर दुश्मन के टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों के साथ आतंकियों को भी आसानी से खत्म करने में सक्षम है। अपाचे वायुसेना के बेड़े में पहले से ही शामिल है। अब बहुत जल्द ये थल सेना की ताकत भी बढ़ाने वाला है। बस कुछ समय बाद पाकिस्तान की सीमा पर मंडराता दिखेगा भारत का अजय योद्धा। घातक, अचूक, शक्तिशाली, यह है भारतीय वायुसेना का उड़ता हुआ टैंक। हाँ, उड़ता हुआ टैंक। नाम है अपाचे। अपाचे फाइटर हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना का सबसे ताकतवर हेलीकॉप्टर है और जल्द ही यह थल सेना की ताकत बढ़ाने वाला है। थल सेना को भी अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स मिलने वाले हैं। अगले साल के शुरुआती 3 महीने में थल सेना के पायलट भी अपाचे हेलीकॉप्टर उड़ाते हुए नजर आएंगे। इंडियन आर्मी को जो अपाचे मिलेंगे उनका इस्तेमाल भी भारत के दुश्मन नंबर 1 के खिलाफ होगा। भारतीय सेना अपाचे फाइटर हेलीकॉप्टर्स को पाकिस्तान की सीमा पर तैनात करेगी ताकि पड़ोसी सीमा पर किसी तरह की हिमाकत करने से पहले 100 बार सोचे। भारतीय सेना को कुल 6 अपाचे हेलीकॉप्टर्स मिलेंगे, जिनमें से पहले 3 अगले साल मार्च में मिल जाएंगे। इन हेलीकॉप्टर्स को राजस्थान में तैनात किया जाएगा, जहां पाकिस्तान की तरफ से टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के बड़े हमले का खतरा बना रहता है। अपाचे हेलीकॉप्टर ऐसे किसी भी हमले से निपटने में पूरी तौर पर सक्षम है। अपाचे हेलीकॉप्टर को आसमान में उड़ता हुआ टैंक भी कहा जाता है,
क्योंकि एक टैंक जिस तरह से दूसरे टैंक को बर्बाद करता है, ठीक उसी तरह अपाचे हेलीकॉप्टर भी दुश्मन के टैंकों को तबाह कर देता है। अपाचे में 30 मिलीमीटर की एक चेन गन होती है, जिसका नियंत्रण पायलट के हेलमेट से होता है, यानी पायलट जिधर देखेंगे गन का निशाना उधर ही हो जाएगा। 2019 में अपाचे हेलीकॉप्टर को भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था और इसकी पहले स्क्वाड्रन को पठानकोट में तैनात किया गया था। भारतीय वायुसेना के पास 22 अपाचे हेलीकॉप्टर्स पहले से मौजूद हैं। इस स्क्वाड्रन की जिम्मेदारी पाकिस्तान के साथ साथ चीन की सीमा पर दुश्मन के हर नापाक मंसूबे को फेल करने की है। लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की जरूरत वायुसेना से ज्यादा सेना को होती है। दुश्मन के टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों या सैनिकों के बड़े हमलों को रोकने के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टर हमेशा ज्यादा कारगर होते हैं। दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों और मोर्चों पर तुरंत हमला करने के लिए लड़ाकू हेलीकॉप्टरों को बहुत कामयाबी से इस्तेमाल किया जाता है। इसी मकसद को ध्यान में रखते हुए इंडियन आर्मी को अपाचे हेलीकॉप्टर सौंपे जा रहे हैं। अपाचे के लिए सेना के पायलटों की ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है। इस ट्रेनिंग में अब यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष को भी शामिल किया जाएगा। इन दोनों ही युद्धों में आसमान से ड्रोन, मिसाइलों और हेलीकॉप्टरों के हमलों ने बड़ी भूमिका निभाई है। भारतीय सेना अपने पायलटों को इन नए तरीके के युद्ध के लिए भी तैयार रखना चाहती है। भारतीय सेना ने हाल ही में स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड की पहली स्क्वाड्रन को असम के मिसामारी में तैनात किया है। भारतीय सेना के पास अभी कुल 5 प्रचंड हेलीकॉप्टर हैं और 90 प्रचंड खरीदने की तैयारी है। प्रचंड के अलावा भारतीय सेना स्वदेशी एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र का भी इस्तेमाल करती है। अब अगले साल तीसरी ताकत के रूप में इंडियन आर्मी को अपाचे भी मिल जाएगा। ये बाकी दोनों हेलीकॉप्टर से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगा। रुद्र हो या प्रचंड या फिर अपाचे, इंडियन आर्मी अपनी आसमानी सुरक्षा को मजबूत कर रही है ताकि बॉर्डर पर पाकिस्तान और चीन की किसी भी नापाक हरकत का जवाब देने के लिए ज्यादा इंतजार न करना पड़े। कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। भारतीय सेना के बेड़े से चेतक और चीता हेलीकॉप्टर की जगह अपाचे हेलीकॉप्टर लेंगे। अपाचे की खूबियों की वजह से ही इसे भारतीय सेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। कुछ और जानकारी हम आपको देते हैं। ये एडवांस मल्टी कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, मतलब एक ही समय में कई मोर्चों पर लड़ सकता है। इसमें हाई क्वालिटी नाइट विजन सिस्टम है, जिसकी वजह से ये रात में भी किसी ऑपरेशन को भी अंजाम दे सकता है। इसमें हेलफायर और स्टिंगर मिसाइलें लगी होती हैं, जो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलें हैं। 1 मिनट में 128 टारगेट पर हमला किया जा सकता है। इस लड़ाकू हेलीकॉप्टर में एक 30 मिलीमीटर की चेन गन भी लगी होती है, जिससे 1 मिनट में 600 राउंड फायरिंग की जा सकती है। और अगर रफ्तार की बात करें तो इसकी रफ्तार 293 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी उड़ान क्षमता 20,000 फीट तक है। कतर से भारतीयों के लिए राहत की खबर आने वाली है। कतर की कैद में मौजूद 8 भारतीयों की जिंदगी बचाने के लिए भारत से लेकर कतर तक सरकार कानूनी और कूटनीतिक कोशिशों में लगी हुई है। इस बीच भारत से 2,900 किलोमीटर दूर से एक राहत भरी खबर आई है। जिस फैसले का इंतजार पूरे देश को है, उसके लिए पहला कदम बढ़ा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक कतर में 8 भारतीयों को फांसी की सजा के खिलाफ अपील दायर कर दी गई है। कतर की अपीली अदालत में फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई है, जिस पर अब 23 नवंबर को सुनवाई होगी। मतलब अब ऊपरी अदालत से 8 भारतीयों को न्याय मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। अगस्त 2022 में देहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी में काम करने वाले 8 भारतीयों को कथित जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। बीते 14 महीने के दौरान कुल 7 बार सुनवाई हुई, जिसके बाद कतर की अदालत ने उन्हें 26 अक्टूबर को फांसी की सजा सुना दी थी। इस दौरान उनका केस कतर की लॉ फर्म माजिद अल हजरी संभाल रही थी, लेकिन वो भारतीयों को सजा से बचाने में नाकाम रही थी। अब भारतीयों की रिहाई के लिए कानूनी दांवपेच दिखाने की जिम्मेदारी कतर की लॉ फर्म अहमद अली अल हाल पर है। कतर की अदालत में अपील दायर किए जाने के बाद अब भारत को मौका मिल गया है कि वो केस को और मजबूती से अदालत में रख सके। कतर की अपीली अदालत में इस केस में कितना समय लगेगा, ये कह पाना अभी मुश्किल है। जब तक अदालत में सुनवाई होगी, तब तक 8 भारतीयों को राहत रहेगी। अपीली अदालत के बाद 8 भारतीयों के पास कोर्ट ऑफ कैसेशन यानी कतर के सुप्रीम कोर्ट जाने का भी अधिकार होगा। अगर वहां से नाउम्मीदी मिलती है तो फिर कतर के अमीर तमीम बिन हमाद के पास दया याचिका दायर की जा सकती है। कोर्ट में कानूनी प्रक्रिया के बीच भारत सरकार कूटनीतिक कोशिशें भी कर रही है।
इसमें एक अहम कड़ी साबित हो सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर हमाद के बीच मुलाकात। दोनों नेताओं की मुलाकात यूएई में होने वाले वर्ल्ड क्लाइमेट समिट COP28 में हो सकती है, जहां पर दोनों नेता आमने सामने मिलेंगे। संयुक्त अरब अमीरात में 30 नवंबर से पर्यावरण के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन COP28 शुरू हो रहा है, लेकिन राष्ट्राध्यक्षों की मीटिंग का दौर 1 और 2 दिसंबर को होगा। इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, जिसकी सहमति वो पहले ही दे चुके हैं। मीटिंग में दुनिया के कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष आने वाले हैं और क्योंकि सम्मेलन यूएई में हो रहा है तो खाड़ी के देश कतर के अमीर हमाद के पहुंचने की भी पूरी उम्मीद है। अब अगर कतर की जेल में बंद 8 भारतीयों की रिहाई पर कानूनी तरीके से जीत नहीं मिली तो प्रधानमंत्री मोदी COP28 समिट में कतर के अमीर से आमने सामने बात करके 8 भारतीयों की रिहाई का मुद्दा उठा सकते हैं। अगर पीएम मोदी और हमाद के बीच बात बन गई तो 18 दिसंबर को 8 भारतीयों पर अच्छी खबर आ सकती है। 18 दिसंबर को कतर का नेशनल डे होता है, जिसमें कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद कई कैदियों को रिहा करते हैं। अब दुआओं और उम्मीदों के साथ सरकार की कोशिशें रंग लाईं तो कतर से भारतीयों पर अच्छी खबर सामने आ सकती है। प्रणय उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।